गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। सन्नी मैथमेटिक्स क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने अपना एक पिछला वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, आपके साथ शेयर भी किए हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, इसका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तब पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़ाए थे, समझाए थे और लिखाए थे, आज उससे हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी छात्रों से विनम्र निवेदन है कि सभी लोग मास्क लगाए रखें और जितना हो सके घर पर सेल्फ स्टडी करते रहिए। बिकॉज आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आपको बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करना है। आ रही है ना बात समझ में? तो सभी छात्रों से निवेदन है कि शांतिपूर्वक ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। जिनको जो समस्या होगा हमें कॉल करके बोल देगा, हम बाद अगला क्लास में उसको हम सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है ना। और सभी बच्चे इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो उसे शेयर भी करते रहिए, है कि नहीं है। और बाकी अपना मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके, तो गेट रेडी फॉर ऑनलाइन स्टडी। बेस्ट ऑफ लक। आइए, तो देखिए हम लोग केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे, चैप्टर 3 धातु और अधातु। और कल मैंने आपको समझाया था कि तत्वों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज धातु एंड सेकेंड वन इज अधातु, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, है कि नहीं है। मेटल्स क्या है, मेटल्स की श्रेणी में कौन कौन है, सब आपको हम बता चुके हैं। और कल का लास्ट टॉपिक था धातुओं के सामान्य भौतिक गुण। धातुओं के सामान्य भौतिक गुण आज वहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो सभी बच्चे, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। सुनिएगा, देखिए जैसा कि आपको मालूम है सोना, चांदी, लोहा, तांबा, प्लेटिनम, ये सभी धातुओं की श्रेणी में है। और जितना भी गैस है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, ये सभी अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और कल का हम लोग का लास्ट टॉपिक था धातुओं के सामान्य भौतिक गुण। ओके, तो कल मैंने आपको क्या समझाया था कि धातुओं के निम्नलिखित भौतिक गुण होते हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जब ये 2 नंबर में प्रश्न आए लघु में, तो कम से कम 2 या 3 पॉइंट बढ़िया से लिख दीजिएगा। और यदि ये दीर्घ में आती है तो आपको 5 या 6 पॉइंट बढ़िया से लिख देना है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो बढ़िया से पढ़ते भी चलिए, समझते भी चलिए, और जब लिखाएंगे तो अपना लिखना शुरू कर दीजिएगा। सुनिए आज का टॉपिक। तो धातुओं के सामान्य भौतिक गुणों में हम लोगों ने क्या देखा था कल कि धातुओं में तन्यता और आघातवर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि धातुओं को तानकर लंबे लंबे चादर बना सकते हैं, लंबे लंबे तार खींच सकते हैं। और धातुओं को हथौड़ा से पीट पीट कर लंबे लंबे चादरें बनाई जा सकती है। तो जब खींच सकते हैं तो वो हुआ तन्यता, और जब हथौड़ा से पीट पीट कर लंबे लंबे चादर बनाएंगे तो वो हुआ धातुओं में आघातवर्धनीयता। और जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि मात्र 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। ये धातुओं का तन्यता का गुण प्रदर्शित करता है कि नहीं। आगे सुनिएगा, धातुएं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, कल भी डिस्कशन किए थे, ठीक है ना। धातुओं का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इसके अलावा देखिए धातुएं जो होती हैं, ठीक है ना, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, ठीक है, सुपर कंडक्टर ये सब है, ठीक है ना। और कल ही मैंने आपको समझाया था कि जो बिजली के तार होते हैं उनके ऊपर एक रबर जैसी जो परत चढ़ाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, आज इसका चर्चा हो गया, ठीक है ना। पीवीसी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। ओके, तो बच्चे लोग आप लोग ध्यान रखिए, तार के ऊपर, बिजली के तार के ऊपर जो रबर जैसा पदार्थ चढ़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह परत इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि जब कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आ जाए
तो कोई दुर्घटना न हो जाए, तो हमें सेफ्टी के लिए पीवीसी का इस्तेमाल करना पड़ता है कि नहीं। इसके अलावा मैंने आपको पिछले कक्षा में समझाया है कि धातुओं के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, तो किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ सोडियम, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल बोलते थे 281 यानी 8 2 10 11, तो इसके बाहरी कक्षा में है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 1 बोलिएगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। ओके, इसी प्रकार मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो धातुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 या 3 हो सकती है। आज सुनिएगा, धातुएं जो होती हैं सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। आप लोहा को देखिए, क्या वो द्रव रूप में है, नहीं, वो ठोस रूप में है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, धातुएं जो होती हैं सामान्य ताप पर यानी कमरे के ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे में लोहा, तांबा वगैरह वगैरह इटीसी, है कि नहीं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, जात से कटा हुआ है, और वो है पारा, ठीक है, पारा यानी कि Hg, ठीक है। यानी क्वेश्चन ये मैट्रिक में आया हुआ है कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर होता है पारा, और पारा का संकेत याद रखिएगा Hg, ठीक है ना। जैसे कहने का अर्थ है, इसका ट्रिक हम दे देते हैं, आपको आजीवन याद रहेगा। धातु भी होता है 2 अक्षर का और पारा भी होता है आपका 2 अक्षर का ही, है ना, पारा यानी Hg। तो याद रखिए, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर आपको क्या देना है, पारा। याद रखिएगा, 2 अक्षर का धातु और 2 अक्षर का पारा यानी कि Hg। ओके, आगे धातुओं में एक और गुण पाया जाता है विद्युत धनात्मक का। अब ये क्या है वो सुनिएगा। धातुओं में विद्युत धनात्मक का गुण पाया जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकती हैं। जैसे मैं बार बार समझाता था ना आपको, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ओके, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। तो हम ट्रिक क्या बताते थे कि आगे वाला प्लस और पीछे वाला माइनस, यानी सोडियम हो जाएगा प्लस और क्लोरीन हो जाएगा माइनस। तो ऐसा काहे हुआ, वही चीज़ अब आपको सीखना है। तो सोडियम जो है धातु है कि नहीं है, और जितने भी धातुएं होती हैं उनमें विद्युत धनात्मक का गुण पाया जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो प्लस चार्ज हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, और यह गुण धातुओं में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुओं में विद्युत धनात्मक का गुण पाया जाता है। जैसे समझिएगा बच्चे लोग, ध्यान दो, जैसे हम लिखते हैं सोडियम, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 281, है ना। और देखिए प्रकृति का ये नियम है कि सभी तत्व, सभी धातुएं या कोई भी तत्व हो, अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। अष्टक यानी आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, इससे बेअस्थायी हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि बढ़िया से नौकरी करके, बिजनेस करके एक सेटल हो जाए, तो उसी प्रकार एलिमेंट्स भी चाहता है कि हम अपने अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन रखकर सेटलमेंट ले लें। तो देखिए इसके पास एक ऑप्शन क्या है कि इसको बताइए आप ही लोग, इसके लास्ट में, सोडियम के लास्ट में यानी इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 8 पूरा करने का 2 ऑप्शन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, तो अंतिम में तो 8 ना बचेगा, या तो 7 को किसी से ले लेगा, ठीक है। तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने में इसे काफ़ी ऊर्जा चाहिए, जो कि है नहीं। तो सबसे बढ़िया उपाय है कि भाई तुम 1 दे दो और अपना अष्टक क्या कर लो, पूरा कर लो, है कि नहीं। तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव कर देता है। ये जो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ना,
यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, किसी परमाणु को दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो देखिए क्या हो जाएगा, सोडियम तो सोडियम में रहेगा, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये हो गया सोडियम प्लस, सोडियम धनायन हो गया। क्योंकि आपको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो प्लस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो माइनस होता है। देने वाला प्लस, लेने वाला माइनस। तो धातुएं देती हैं तो ये प्लस है, और अधातुएं लेती हैं तो वो माइनस है। खैर अधातु में उसकी चर्चा करेंगे। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर 1 चार्ज प्लस हो गया, ठीक है ना। अब इसका जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, तो ये अब 2 8 1 नहीं रहा, ये हो गया 2 8। क्या हो गया है, 2 और 8 हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले तो पूछेगा कि सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक आंसर देना है। लेकिन जब ये क्वेश्चन दे दे Na प्लस में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तब जरा ध्यान दीजिएगा। जब चार्ज हो गया प्लस तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सोडियम पर अब चार्ज आ गया है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इस पर कितने हो जाएंगे अंतिम कक्षा में, 8। यानी सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, लेकिन सोडियम प्लस पर 8 हो जाएगा। और ट्रिक याद रखिएगा ना, प्लस माइनस जिस पर भी रहेगा ना, ये गारंटी कि उस पर 8 को संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। काहे वो प्लस या माइनस कब होगा, जब वो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए बच्चे लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग करके विद्युत धनात्मक का गुण प्रदर्शित करती है। यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकती है, और जो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है ना, वो हो जाता है विद्युत धनात्मक, यानी उस पर प्लस चार्ज आ जाती है। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़िए। इसी प्रकार हम बहुत सारा चीज ले सकते हैं। जैसे देखिए मान हम कैल्शियम की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। किसकी चर्चा कर रहे हैं, कैल्शियम की। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 8 2 8 8 16 4 20, है ना। अब देखिए कैल्शियम क्या करेगा ना, अष्टक पूरा करने के लिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, मूव कर दिया। तब ये बन गया कैल्शियम पर क्या हो जाएगा, आपका 2 प्लस लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसने प्लस का मतलब हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया। तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया था भाई, इस पर 2 लिखा ना गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 तो हट ही गया, तो खाली 2 8 8 बच गया, 2 8 8 बच गया। तो देख रहे हैं। तब आपसे हम भी यही पूछेंगे कि कैल्शियम प्लस का संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आप क्या बताइएगा, 8। तो याद रखिए जब आयन के रूप में संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे तो आंसर 8 ही होगा, चाहे प्लस हो माइनस हो। क्या है कि वो अपना अष्टक पूरा कर ही लेगा उस दौरान। तो बच्चे लोग आप लोग ध्यान दीजिए, धातुएं जो होती हैं विद्युत धनात्मक होती हैं। आई बात समझ में, धातुएं विद्युत धनात्मक क्यों होती हैं पूछेगा, तो क्या बोलिएगा, क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनात्मक हो जाती है, प्लस हो जाती है। देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस। ओके, तो धातुएं देने का काम करती है, तो ये प्लस है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए आगे क्या कहता है बच्चे लोग, ध्यान दीजिए कि सभी धातुओं का जो घनत्व होता है वो उच्च होता है, डेंसिटी हाई होती है। अब घनत्व क्या है तो आपको मालूम है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यानी जितना आयतन में द्रव्यमान डाला हुआ है। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लिया जाए एगो ड्रम है ना, ड्रम है पानी रखे वाला, और ड्रम में क्या है, उसका एक आयतन होगा, जितना जगह घेर रहा है अपना, वो आयतन हुआ। अब उसमें हम एगो 10 किलो का बाट रख दिए, 10 किलो, और दूसरे ड्रम में 20 किलो का बाट रखे हैं, तो आयतन तो उतना ही है, लेकिन अंतर क्या आ गया कि एक में 10 किलो द्रव्यमान है और एक में 20 किलो। तो किसका घनत्व ज्यादा होगा, तो 20 किलो वाला का। तो ये हुआ डेंसिटी, द्रव्यमान बटा आयतन, कि प्रति एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा कितनी है। तो याद रखिए धातुओं का जो घनत्व होता है उच्च होता है, ये भारी होता है। लेकिन देखिए कुछ कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। याद रखिएगा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम,
ये सभी धातुएं का घनत्व काफी हल्का होता है, इसलिए इसको कहते हैं हल्की धातु। क्या कहते हैं? हल्की धातु। 2 नंबर में पूछा हुआ है कि हल्की धातु से आप क्या समझते हो, उदाहरण दे। तो सिंपल वे में बोल देना है कि वैसी धातुएं जिनका घनत्व निम्न हो, कम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हल्की धातु। जैसे एग्जांपल लिख दीजिएगा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ईटीसी। समझ गए? तो जिन धातुओं का घनत्व कम होता है उसे हल्की धातु कहते हैं, हल्का धातु। ओके, तो अभी तक हम लोग जो अध्ययन किए ये है धातुओं के सामान्य भौतिक गुण। ओके, फिजिकल क्वालिटी ऑफ मेटल्स। ओके, तो जब पूछेगा धातुओं के सामान्य भौतिक गुण तो अपना बढ़िया से इसको डील कर दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के सामान्य रासायनिक गुण, यानी धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, धातुओं के रासायनिक गुण। ओके, तो सभी बच्चे तैयार रहिए पढ़ने के लिए धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, देखिए गर्मी का भी दिन है, थोड़ा एनर्जी भी चाहिए, तो पानी पीना जरूरी है। आप लोग भी पानी पीते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए, है कि नहीं है? और सभी छात्रों से निवेदन है कि अपना अपना अप्रैल तक का फीस जमा कर देगा यहाँ आकर। ठीक है, आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लेकिन जो पेमेंट है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट आप ऑफलाइन ही आइए। ठीक है, आप आइए यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए। तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपना अपना अप्रैल तक का ड्यूज एकदम क्लियर कर देगा। मई का क्या होगा वो बात की बात है, पहले अप्रैल तक का ड्यूज मेरे पास एकदम क्लियर रहना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, सुनिए। चलिए, ये चीज तो हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातुओं के सामान्य रासायनिक गुण, जिसमें से सबसे पहला पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है ना? जैसे लोहा है, तो लोहा धातु है, अब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, इसी का अध्ययन आपको करवाएंगे। तो बढ़िया से एकदम मन लगाकर और समझ कर पढ़िए। सुनिए, देख लीजिए, जैसे अपना पॉज करके देख लेगा ना। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए, तो कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे लोग कि जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। आई बात समझ में? धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है, और ये जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना? और जब अधातु पढ़ाएंगे ना तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अ से अधातु, अ से अम्लीय, ये हम ट्रिक देते हैं। इस साल 2020 में मैट्रिक में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तब मेरे ही स्टूडेंट के बगल में एगो लड़का था, उससे बदकट्टी कर लिया कि नहीं अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होंगे, लेकिन मेरा जो स्टूडेंट था जो मेरे से पढ़ा हुआ था उसको याद था कि नहीं हम ट्रिक दिए थे कि आ से अधातु तो आ से अम्लीय, वो 100% श्योर था और उसने उसी चीज़ को किया और अब बढ़िया स्कोर भी किया, है कि नहीं है? चलिए अब आगे सुनिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, आ से अधातु, आ से अम्लीय, तो यहाँ धातु नहीं धातु है। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए। देखिए, धातु प्लस ऑक्सीजन, है ना, यानी धातु और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? तो धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है धातु के ऑक्साइड। ओके, तो बच्चे लोग ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना,
कि धातुएं और ऑक्सीजन, यानी धातु और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो धातु के ऑक्साइड बनाती है। सिंपल है, धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू धातु के ऑक्साइड। और याद रखिएगा धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय या भास्मिक, भास्मिक भी कह सकते हैं। जैसे भी एग्जाम्पल देखिएगा, सोडियम, ओके, तो जैसा कि आपको मालूम है सोडियम एक धातु है, चलिए प्लस, ये हम संतुलित करके लिख रहे हैं O2 ऑक्सीजन। तो सोडियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगी जी, तो ये बना देगा सोडियम ऑक्साइड यानी 2NO। और देखिए संतुलित भी है, ठीक है ना, सोडियम इधर भी 2 गो है, सोडियम इधर भी 2 गो है। रुक जाइए 1 मिनट, चलिए ये हुआ आपका संतुलित, ठीक है ना। सोडियम इधर भी 4, सोडियम 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। चलिए अब देखिए, तो सोडियम एक धातु है और ये है ऑक्सीजन। तो सोडियम और ऑक्सीजन आपस में विक्रिया करके क्या बनाया, तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड बना दिया, ठीक है ना। और ये धातु का ऑक्साइड दिया, कैसे पहचानिएगा, तो ये ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड है, लेकिन ये सोडियम है, तो सोडियम धातु है क्या धातु है, धातु है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में यदि ये पूछेगा कि N2O की प्रकृति क्या है, तो आप दिमाग कैसे लगाएगा, सोडियम का ही ऑक्साइड है यानी धातु का ऑक्साइड है, यानी ये क्षारीय प्रकृति है। समझ गए। और भी एग्जाम्पल इसका हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 2Mg प्लस O2, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या चीज, मैग्नीशियम हो गया। और इस तो मालूम है ऑक्सीजन है, बना देगा 2MgO। तो देखिए बच्चे लोग ध्यान दीजिए, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कहने का अर्थ ये हुआ ये भी ऑक्सीजन ही है, ठीक है ना, ऑक्साइड ही है लेकिन धातु का। तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। तो आपको सिंपल वे में याद रखनी है, बच्चे लोग ध्यान दो, कि धातु और ऑक्सीजन मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड। और धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो क्षारीय होती है। आई बात समझ में। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया किया, सोडियम मोनोऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। इसी प्रकार और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, सुनिए। तो बच्चे लोग याद रखिए, धातु और ऑक्सीजन आपस में मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाती है, और धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो क्षारीय होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। और टॉपिक क्या है वो पहले सुन लीजिए। टॉपिक है द्विधर्मी ऑक्साइड, या इसका एक और नाम है एम्फोट्रिक, इंग्लिश नेम है। चलिए बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड। और द्विधर्मी ऑक्साइड का एक और नाम क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड, ये इसका इंग्लिश नेम हुआ। तो ये बोर्ड एग्जाम्स में आया है कि द्विधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तब बच्चे लोग देखो पहले सीखो कॉन्सेप्ट के साथ। आप क्वेश्चन में ही देख रहे हैं द्विधर्मी यानी दो धर्म, द्यू मतलब दो, धर्मी यानी धर्म मान सकते हैं। और हे क्या लगा हुआ, ऑक्साइड, यानी ये भी एक प्रकार का ऑक्साइड है जो ऑक्सीजन से विक्रिया किया होगा, है ना। तो द्विधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है वैसा ऑक्साइड, यानी धातुओं के कुछ ऑक्साइड ऐसा भी होता है जो एक साथ दो गुण प्रदर्शित करेगा, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विधर्मी ऑक्साइड। यानी वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय और भास्मिक दोनों का गुण प्रदर्शित करे, उसे क्या कहेंगे, द्विधर्मी ऑक्साइड या एम्फोट्रिक ऑक्साइड। आई बात समझ में। अब जैसे में देखिए क्या है क्या नहीं है, इसको बढ़िया समझना पड़ेगा। सुनिए जैसे में देखिए, मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है वो दो धर्म का पालन करता है,
ठीक है। जब मंदिर जाता है तो हिंदू बन जाएगा, और जब मस्जिद जाएगा तो मुसलमान बन जाएगा। आदमी एक ही गो रहेगा, आदमी एक ही गो है, लेकिन उसमें क्या गुण मौजूद है? दो गुण मौजूद है, दो धर्म मौजूद है, ठीक है ना। मंदिर में जाएगा तो हिंदू का गुण दिखा देगा, लेकिन जब मस्जिद जाएगा तो मुसलमान का गुण शो करेगा। तब व्यक्ति एक ही है लेकिन धर्म दो गो है, ठीक है ना। उसी प्रकार बहुत सारे समाज में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, कि रहेगा आदमी, उसमें आदमी का भी गुण रहेगा, औरत का भी गुण रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे भी प्राणी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तब देखिए द्विधर्मी का मतलब होता है दो धर्म वाला, ठीक है ना, जिसमें दो धर्म मौजूद हो। तो खैर हमें यहाँ मनुष्य से तो मतलब नहीं है, हमें मतलब ऑक्साइड से है, यानी ये भी रहेगा ऑक्साइड, ये भी क्या रहेगा? एक तरह का ऑक्साइड ही है, लेकिन दो धर्म। तो एक धर्म रहेगा अम्लीय का और एक धर्म रहेगा क्षारीय का। तो ये जो ऑक्साइड रहेगा ना, एक गुण प्रदर्शित करेगा अम्ल का और एक प्रदर्शित करेगा भस्म का, यानी ऑक्साइड रहेगा कोई एक ही, लेकिन जब अम्ल का गुण दिखाना हो तो अम्ल का गुण शो करने लगेगा, और जब भस्म का गुण दिखाना हो तो भस्म का गुण शो करेगा। आई बात आपको समझ में? तो कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो अम्लीय और भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? द्विधर्मी ऑक्साइड या एम्फोट्रिक ऑक्साइड। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। अम्लीय का मतलब अम्ल हुआ, आपको चैप्टर 2 में डिटेल में समझाया जाएगा, और भास्मिक मतलब क्षार हुआ, क्षारीय प्रकृति का, ठीक है ना। अब देखिए आगे, जैसे में इसका एग्जाम्पल समझना जरूरी है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZNO जिंक ऑक्साइड, PbO लेड ऑक्साइड, ETCM कर देते हैं, है ना। तब बढ़िया से यदि एग्जाम में आएगा तो एग्जाम मतलब डिफिनीशन देकर एग्जाम्पल लिख दीजिए, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अब बात है समझने की, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, तो रटिए नहीं सीखिए। देखिए द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो कुछ धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है ना, एक ही साथ अम्ल का भी गुण प्रदर्शित करेगा और भस्म का भी, यानी एक साथ दो धर्म निभाएगा, अम्ल का भी और भस्म का भी। तो इसे हम लोग कहते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड, यानी एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं ना। अब देखिए इसमें क्या कहानी है भाई, जैसे हम देखिए मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सूत्र याद रखिएगा नाम के साथ, ZNO जिंक ऑक्साइड, PbO लेड ऑक्साइड। देखने सब में एक कॉमन है, कॉमन क्या है? बढ़िया से पढ़िए, कॉमन ऑक्सीजन सब में है, ऑक्साइड सब है, ठीक है ना, सब ऑक्साइड है। लेकिन ये कैसा ऑक्साइड है? ये द्विधर्मी है, यानी ये दो धर्म रिप्रेजेंट करेगा, एक अम्ल का और एक भस्म का। और वो कैसे प्रेजेंट करेगा यही हम आपको समझाएंगे। आई प्रेजेंट करेगा ऐसे, जानते हैं, जैसे जब जैसे मान हम एक एग्जांपल लेंगे अभी हम जिंक ऑक्साइड का। तो जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम अम्ल से करवाएंगे ना, तब बच्चे लोग ध्यान दो, जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम अम्ल से करवाएंगे तो अम्ल के संग रिएक्शन करेगा तब बन जाएगा भस्म, लवण जल बना देगा। लेकिन जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम भस्म से करवाएंगे तो अपने आप ही बन जाएगा अम्ल। तो देखो आपने क्या गौर किया कि है जिंक ऑक्साइड, लेकिन अपना नेचर बदल रहा है। जब इसकी अभिक्रिया हम अम्ल के संग करावेगी तो ये बन गया भस्म, और जब इसकी अभिक्रिया हम किसके संग करवावेगी है? भस्म के साथ, तब बन गया अम्ल। और जैसे में मान जाए वो आदमी है, ओकर शादी जब करवावेगी औरत के साथ तो वो आदमी रहा, लेकिन जब उसका शादी हम औरत के करवावेंगे तो मर्दाना बन गया। समझ रहे ना? यानी ये इसका हुआ ना, और समझे ना, औरत के संग रहेगा तब मर्दाना रहेगा, अब मर्दाना के संग आएगा तो औरत बन जाएगा, ठीक है ना। यानी आदमी वही है, पर्सन वही है, ठीक है ना। तो जिंक ऑक्साइड वही है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जिंक ऑक्साइड भी आपका वही है, ठीक है। अम्ल के संग जाएगा ना तो भस्म बनल रहेगा, ठीक है ना। अब भस्म के संग रहेगा तो अपने आप अम्ल बना लेगा। सोचिए, बताइए हम लोग में खूबी रहता तो कितना मजा आता, ठीक है ना। मजा नहीं आता, ठीक है ना। चले चल ध्यान दो, हल्ला मत करो, सुनिए, ठीक है ना। खैर आगे ध्यान दीजिए। खैर प्रकृति की बनावट बहुत सुंदर होती है, बहुत ही अच्छा होती है। सब लोग अपने मर्यादा में रहते हैं, महिलाएं एक तरफ और पुरुष एक तरफ। वो बात की बात है, कोई कोई में दोनों गुण रहता है, वो अलग बात है, ठीक है ना। चलिए आगे सुनिएगा। तो देखिए बच्चे लोग, द्विधर्मी अब समझ में आई,
यानी कि एक ही साथ दो धर्म रिप्रेजेंट करेगा, एक अम्ल का और एक भस्म का। तो याद रखिए कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जिनमें अम्लीय और भास्मिक दोनों का गुण मौजूद रहता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। ओके, समझ रहे हैं ना बात को। तो बढ़िया से मन लगाकर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते रहिए और समझते रहिए। चलिए अब थोड़ा सा लिख लेते हैं ना, ताकि नोट्स भी प्रिपेयर होता रहे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 3, धातु और अधातु। और जो बोलेंगे वही लिखिएगा, अपने मन से कुछ नहीं लिखिएगा, जो बोलेंगे वही लिखिएगा। हेडिंग दीजिए केमिस्ट्री चैप्टर 3, धातु और अधातु। अब जहां तक हुआ था उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, जहां तक लिखा दिए थे उसके आगे हम बढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट मन लगाकर पढ़ते रहिए, समझते रहिए और लिखते भी चलिए, समझते भी चलिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। नोट में लिखिएगा NOTE, नोट। NOTE, नोट। नोट में लिखिएगा लिखिए सोना और चांदी, सोना और चांदी सर्वाधिक तन्य धातु होती है। सोना और चांदी सर्वाधिक तन्य धातु होती हैं। सोना और चांदी सर्वाधिक तन्य धातु होती हैं। तो आपसे पूछेगा सर्वाधिक तन्य धातु कौन है जी, तो आंसर बोलना है सोना और चांदी दोनों। अगला नोट, अगला नोट में लिखिएगा 1 ग्राम सोना से, हाँ अगला नोट में, नेक्स्ट नोट में लिखिएगा 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। किलोमीटर। ओके, लिख दिए 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है या खींचा जा सकता है। अगला नोट में लिखिएगा, अगला नोट में लिखिएगा, लिख दीजिए लोहा। लोहा का क्वथनांक यानी जिस पर वो उबलेगा, बॉइलिंग पॉइंट, लोहा का क्वथनांक 2750 डिग्री सेल्सियस होता है। 2750 डिग्री सेल्सियस। आई रिपीट, लोहा का क्वथनांक 2750 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट अगला भी लिखिएगा नोट में ही, नेक्स्ट नोट में लिखिएगा, लिखिए नोट में, विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। तो बच्चे लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार मैट्रिक में पूछा हुआ है, ठीक है, कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो चांदी। और जैसा कि आपको मालूम है इसका संकेत होता है Ag, तो नाम भी दे सकता है, संकेत भी दे सकता है, इसलिए संकेत, सूत्र और नाम हमेशा याद रखिए। तो ध्यान देना, विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी। नेक्स्ट अगला नोट में लिखिएगा लेड, Pb, लेड को सीसा भी कहते हैं। लेड, लेड धातु की चालकता सबसे कम होती है। लेड धातु की चालकता
सबसे कम होती है। लेड धातु की चालकता सबसे कम होती है। यानी याद रखिएगा, सबसे कम चालकता होता है लेड में, सीसा में, पीवी में, और सबसे ज्यादा चालकता वाला है जो वो है चांदी, एजी। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। अभी नोट में ही लिखिएगा, नोट में ही लिखिए, लिखिए लिखिए धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट नोट, अगला नोट में लिखिएगा पारा। अब पारा के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा Hg, पारा के ब्रैकेट में Hg लिख दीजिएगा। लिखिए पारा एक ऐसी धातु है, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एक ऐसी धातु है जो, एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ हाँ, अभी जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी का, तो थोड़ा बोला था प्रॉब्लम है कि अपना यहीं आके पढ़ लेंगे, तो हम कहें ठीक है। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरे पास ही है। आधा घंटा और लगेगा, ठीक है तब, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे घर से था अपना? हाँ, हम बोले हाँ मेरे पास ही है, बोल के नहीं आया होगा। हाँ जी, कहाँ थे हम लोग? हाँ, नोट में क्या लिखे? पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? पारा धातु है, तब भाई जब पारा धातु है तो इसको ठोस ना रहना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है ना। पारा धातु होते हुए भी ये द्रव रहेगा। और ट्रिक दे दिए, 2 अक्षर का धातु और 2 अक्षर का पारा। तो याद रखिए, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। पारा का संकेत Hg, इसका एक और नाम है मरकरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, नोट में लिखिएगा, NOT, नोट में लिखिए हमारे घरों में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार पर, हमारे घरों में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार पर हमारे घरों में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार पर रबर जैसा पदार्थ, रबर जैसा पदार्थ, और ये लिखिएगा PVC, PVC की परत चढ़ा दी जाती है। PVC की परत चढ़ा दी जाती है ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए, ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात तो ये भी आपको मालूम है, ठीक है ना, कि धातुएं जो होती हैं उष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं, ओके। बट यदि ये एग्जाम में पूछ दे क्यों, वाई, क्या कारण है कि धातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक है, और जैसा कि आपको मालूम है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी,
और चांदी काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग घरों में तांबा का तार का इस्तेमाल करते हैं या एल्यूमिनियम का। नॉर्मली तांबा का तार बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो इसको लिख दीजिए नोट में, नोट में इस बात को लिखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। लिखिए लिखिए धातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। धातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं क्योंकि इनके परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्योंकि इनके परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो विद्युत धारा का संचालन करते हैं। इनके परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो विद्युत धारा का संचालन करते हैं। विद्युत धारा का संचालन करते हैं। फिर ऐड कर दीजिए, यही कारण है कि धातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं। यही कारण है कि धातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं। यही कारण है कि धातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं। चलिए, अच्छा एक नोट में इसको भी लिख दीजिएगा, पीवीसी का फुल फॉर्म, ठीक है ना। पीवीसी का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा नोट में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। देख लीजिए, पीवीसी का पूरा नाम लिख दीजिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हाँ, तो पीवीसी का फुल फॉर्म लिख दीजिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं नोट में ही लिखिएगा, इस बात को नोट में लिखिए। सभी धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। नोट में लिखिएगा, सभी धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। सभी धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। लिख दिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी ये इस पर प्लस चार्ज होता है। अब एग्जाम्पल में समझने के लिए जानते हैं आप क्या कीजिए, यहां पर देखिए हम एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, एक सोडियम का और एक कैल्शियम का। ये दोनों आप लोग बढ़िया से ऐसे ही उतार लीजिए, ठीक है। उस नोट के नीचे ये दोनों एग्जाम्पल बढ़िया से ऐसे ही बना लीजिएगा आप। हाँ, सारा चीज सोडियम का दिखा दीजिए कि ये किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और प्लस चार्ज होता है, और कैल्शियम का भी दिखा दीजिए कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो प्लस चार्ज हो जाता है। तो बच्चे लोग ध्यान दो, धातुएं जो होती हैं उष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं, ठीक है। धातुएं जो हैं उष्मा और विद्युत का सुचालक है। सॉरी, धातुएं विद्युत धनात्मक भी होती हैं, उसका ये आपका एग्जाम्पल हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो देता है वो प्लस हो जाता है। देख लो, ये दोनों एग्जाम्पल बढ़िया से राइट डाउन कीजिए। चलिए देख लीजिए ये दोनों एग्जाम्पल। स्टार में लिखिएगा हल्की धातुएं, स्टार में लिखिएगा हल्की धातुएं, लिखकर डैश दीजिए।
स्टार में लिखिएगा हल्की धातुएं और लिखकर डैश दीजिए। लिखिएगा, लिखिए कुछ धातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। कुछ धातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। कुछ धातुओं के घनत्व निम्न होते हैं, इसलिए इन्हें हल्की धातुएं कहते हैं। इसलिए इन्हें हल्की धातुएं कहते हैं। जैसे में लिख दीजिएगा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि कर दीजिए, हालांकि एल्यूमिनियम भी है। एग्जाम्पल में लिख दीजिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि कर दीजिए। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि। चलिए, तो पूछेगा हल्की धातु के बारे में तो बता दीजिएगा। अगला नोट में लिखिएगा, लिखिए ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है। हाँ, अगला नोट में लिखिएगा ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। याद रखिएगा, अधातुएं विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन इसमें क्या फंक्शन है जी? तो इसका ये फंक्शन है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। तब पूछेगा कि कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है, तो क्या बोलना है? ग्रेफाइट। पेंसिल का नोक, ठीक है ना, वो ग्रेफाइट हुआ। और आयोडीन हुआ कि वो भी अधातु है, लेकिन उसमें भी विशेष चमक होता है, ठीक है ना। चलिए, अब आ जाइए आगे और लिखिएगा स्टार में धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण लिखकर डैश दीजिए। धातुओं के रासायनिक गुण लिखकर डैश दीजिएगा। और उसमें पहला नंबर लिखिएगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। पहला नंबर में लिखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। पहला नंबर में लिखिएगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। लिखे, तो पहला नंबर लिखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, लिखकर डैश दीजिए और लिखिएगा सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। चलिए, अब आपको करना क्या है कि ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना, तो पहले ये कॉन्सेप्ट लिख दीजिए और उसके नीचे ये एग्जांपल शो कर दीजिए दोनों। चलिए, तो पहले कॉन्सेप्ट लिख दीजिए और फिर ये एग्जांपल लिख लीजिए, देख लीजिए। ओके, चलिए, तो बच्चे लोग ध्यान दीजिए, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू धातु के
ऑक्साइड, यानी सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु के ऑक्साइड। और जैसा कि आपको मालूम है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, तो क्षारीय प्रकृति। जैसे पूछेगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, तो ये मैग्नीशियम ना धातु है, तो धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय प्रकृति का। आई बात समझ में। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिए, धातु और ऑक्सीजन, यानी धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा घर पर, ठीक है ना। समझते भी चलिए, लिखते भी चलिए, नोट्स प्रिपेयर रखिएगा और मन लगाकर पढ़ते भी रहिएगा, है ना। चलिए, और कोई दिक्कत रहे तो हमसे फ़ोन पर बात कीजिए, जो प्रॉब्लम हो हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे, ठीक है ना। और हम भी जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपका क्लास ऑफलाइन ही चले, लेकिन अभी ऑनलाइन हो रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सुविधा हम आपको दिए हुए हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो सभी बच्चे लोग बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। आज का क्लास यहीं तक, राइट टाइम अगले दिन ऑनलाइन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।